नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। और नाउ हम कर रहे हैं सेक्शन 165 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, नाउ विच हैज बिकम सेक्शन 168 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। काइंडली मार्क, हाईलाइट, नोट एज सजेस्टेड, जैसे कहा गया प्लीज वैसे कर लेना। यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। और साथ ही साथ में इस वीडियो के एंड में आपको सेक्शन 166 इंडियन एविडेंस एक्ट भी मिलेगा। हालांकि अब वो बीएसए में उसको रिपील कर दिया गया, उसको बीएसए में नहीं लिया गया। तो सेक्शन 1 रहने इसलिए दिया कि ताकि एक बार कुछ इसको पढ़ना पढ़ लेगा, है ना। अभी कई बार क्या होता है कि एविडेंस एक्ट पे पूछ लेते हैं, कहीं ना कहीं चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं अभी ये। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलेंगे सेक्शन 165 एंड 166 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब हो चुका है सेक्शन 168 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और 166 इंडियन एविडेंस एक्ट रिपील हो चुका है। वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपको नहीं मिलेगा। आपको वही कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है, बस आपको सेक्शंस का एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। And now today we are going to deal with section 165. This section is very very important for your prelims, very very important for your mains as well, and very very interesting. ये सेक्शन आपके लिए मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और प्रीलिम्स में मुझे लगता है शायद ही कोई एक ऐसा वर्ड होगा जहां से क्वेश्चन नहीं बनता होगा। यहां से हर क्वेश्चन से, हर लाइन से, हर फ्रेज से क्वेश्चन बनता है। तो प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना भाई, जहां जहां से बताऊंगा वहां वहां पर आप लिखते रहिए, हाईलाइट करते रहिएगा। पी फॉर प्रीलिम्स हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा, व्हाटएवर, लेकिन क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब देखिए इसकी भूमिका बांधता हूँ पहले मैं आपके लिए, ताकि आप लोग समझ जाए अच्छे तरीके से क्या है एग्जैक्टली है। प्लीज पहले तो देखिए हेडिंग क्या है इसकी। दिस इज सेक्शन 165। हेडिंग से पहला क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में आपके लिए। दिस इज पावर, जज पावर। किसकी पावर? जज की पावर। कौन सी पावर? टू पुट क्वेश्चंस और ऑर्डर प्रोटेक्शन, और ऑर्डर प्रोटेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा जज की पावर। जज की पावर टू पुट क्वेश्चंस, जज इज पावर टू पुट क्वेश्चंस एंड ऑर्डर प्रोटेक्शन कौन से सेक्शन में दी गई है? अब मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए इसमें। सपोज ए ट्रायल इज गोइंग ऑन, it may be a civil trial or it may be a criminal trial. There may be civil case or it may be criminal case. Now there are naturally two parties, opposite adverse parties, one party and other party, plaintiff and defendant, prosecution or accused. Always there are two parties who will be opposing, who will be arguing against each other. आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स होंगे। अब मैं बैठा हूं एक जज, या सपोज कीजिए आप जज हैं। तो इन दैट सिस्टम व्हाट इज योर ड्यूटी? आपकी क्या ड्यूटी है उसमें? आर यू जस्ट एन एम्पायर और जस्ट ए रेफरी, या आपको भी उस केस प्रोसीडिंग्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन। समझ रहे आप? जैसे सपोज कीजिए कि डिफेंस एडवोकेट हैं, अदर प्रोसिक्यूटर्स हैं, एंड दे आर क्वेश्चनिंग, दे आर आंसरिंग, बट समथिंग इज हिडन, यू आर कंफ्यूज। तो व्हाट शुड यू डू? आपको क्या करना चाहिए? आपकी क्या ड्यूटी है और आप क्या कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक मर्डर केस है, एक मर्डर केस है, आप इमेजिन कर सकते हैं फैक्ट्स को। एक मर्डर केस है, फैक्ट्स उसके ये हैं कि एक्यूज पर ये आरोप है। दिस इज द एलिगेशन ऑन द एक्यूज दैट ही टुक, द एक्यूज टुक सम चिल्ड्रन टू द रेलवे ट्रैक। जो आरोपी है कुछ बच्चों को रेलवे पटरियों पर लेकर के गया, एंड ही टुक देम इन द डिसगाइज ऑफ प्लेइंग सम गेम। वो लेकर गया क्या कह करके कि आओ हम वहां पर कोई खेल खेलेंगे। एंड पर्पसली ही टुक द गाइज टू द चिल्ड्रन, he took children to that spot, that is the railway tracks, that at the time when there was a train supposed to pass, उसमें ट्रेन को पास होना था, वहां से उस समय लेकर के गया। एंड देयर वन ऑफ द चाइल्ड वाज किल्ड बाय द, उस ट्रेन से एक बच्चे की कट करके मौत हो। कहा गया कि ये एक्सीडेंट है। बच्चे के माता पिता कहना है कि नो नो, ही वाज किल्ड बाय द एक्यूज हु टुक हिम टू द रेलवे ट्रैक। हम मानते ही नहीं एक्सीडेंट है, ये लड़का, ये जो एक्यूज है, ये जानबूझ करके मेरे बच्चे को वहां लेकर गया और उसे मरवा दिया। अब इसके अपने अपने विटनेसेस होंगे, नेचुरली प्रोसिक्यूशन के अपने विटनेसेस होंगे, डिफेंस के अपने विटनेसेस होंगे। अब ये केस वहां पर आ गया, ट्रायल पर आ गया। अब एज ए जज आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके विटनेसेस पर, इनके एविडेंस पर कितना रिलाई करूं? और कोई विटनेस नजर नहीं आ रहा। ओ, इसमें तो रेलवे जो रेलवे इंजन है उसका ड्राइवर को तो हमने साइट ही नहीं किया, वो भी एक इंपॉर्टेंट विटनेसेस हो सकता था। क्या वहां पर कुछ सीसीटीवी कैमरास थे? उनकी तो जिक्र तक नहीं हुआ।
आईओ ने जिक्र तक नहीं किया इस बात का, आईओ ने कुछ लैकुना छोड़ दिया इसमें। तो मेरी चेन एज ए जज, आपके माइंड में मेरे माइंड में एक चेन जो होनी चाहिए पूरी वो पूरी बन नहीं पा रही है। लेकिन मैं करूं क्या, मैं बीच में कैसे पार्टिसिपेट करूं? अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो ये कहेंगे ओ यू आर पार्शियल, यू आर अगेंस्ट मी। जज इज सपोज टू बी इम्पार्शियल। तो व्हाट शुड आई डू एज ए जज, व्हाट इज माई ड्यूटी एंड व्हाट आर माई पावर्स? तो उसका जवाब आपको मिलता है सेक्शन 165 में। प्लीज लेट मी नो आपको इतनी बात समझ में आई नहीं आई कि व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन सेक्शन 165। कम ऑन एवरीवन, रिप्लाई फास्ट। इन्हीं क्वेश्चन का जवाब है सेक्शन 165 में। नाउ आई विल रीड बेरेट फॉर यू, देन आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड। और यहां पर इस क्लास में आपको जो खास बात है नोट करना चाहिए, देखिए सेक्शन तो कोई भी समझाएगा, किसी क्लास में समझ जाएंगे आप लोग। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि कहां कहां से क्वेश्चंस मिलेंगे प्रीलिम्स के, वही हमारी क्वेस्ट है एक्चुअली, उसको देखिए आप लोग। तो दिस इज द डायरेक्ट लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 165। प्लीज सी दिस। द जज में in order to discover or to obtain proper proof of relevant facts, judge may ask any question he pleases। ये समझ, जज में इन ऑर्डर टू डिस्कवर और इन ऑर्डर टू डिस्कवर रेलिवेंट फैक्ट्स और इन ऑर्डर टू ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स। देखिए यहां पर ये व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द जज। जज की ड्यूटी है टू डू जस्टिस इन ईच एंड एवरी केस। हर केस में, हर वाद में न्यायालय की, कोर्ट की, न्यायाधीश की ड्यूटी है कि वो न्याय करे। न्याय तब कर पाएगा जब उसके सामने सच्चाई आएगी। तो इन ऑर्डर टू डिस्कवर, सच्चाई कब आएगी? जब रेलिवेंट फैक्ट सामने आएंगे, प्रॉपर फैक्ट सामने आएंगे, और वो सामने आ नहीं रहे हैं। तो सेक्शन 165 में कुछ पावर्स दी गई हैं जज को, और वो आपने जानना है कौन कौन सी पावर्स हैं, क्या उन पे कोई लिमिटेशन है या नहीं है, ये देखना है आप लोगों ने। क्या वो अनकंट्रोल्ड पावर है, और देयर इज सम लिमिटेशन एज वेल। तो दिस इज सेक्शन 165। इट सेज व्हाट, इन ऑर्डर टू डिस्कवर और टू ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ द रेलिवेंट फैक्ट्स, जो मैंने राउंड किया है। ये है पर्पस ऑफ दिस सेक्शन 165। ये कहता है कि जज को रेलिवेंट फैक्ट्स को डिस्कवर करने के लिए, रेलिवेंट फैक्ट्स को, सुसंगत तथ्यों को जानने के लिए, या उनका प्रॉपर प्रूफ लेने के लिए, सही तरीके से वो साबित हो जाए, जज क्या क्या कर सकता है। जज में आस्क एनी क्वेश्चन ही प्लीजेस। जज कोई भी प्रश्न कर सकता है जैसा उसको उचित लगता हो। जज में आस्क एनी क्वेश्चन ही प्लीजेस। और किससे कर सकता है? अब यहां से प्रीलिम से क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। जज में आस्क एनी क्वेश्चन इन एनी फॉर्म। पहली बात, इन एनी फॉर्म, इसी को समझते हैं। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। दैट मे बी डायरेक्ट क्वेश्चन, दैट मे बी लीडिंग क्वेश्चन एज वेल। एनी क्वेश्चन का मतलब है, एनी फॉर्म का मतलब है वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर वासु से पूछा जाए, क्या तुम्हारा नाम वासु है? ये लीडिंग क्वेश्चन हो गया। तुम वहां पर थे क्या? नहीं, क्या तुम रेलवे ट्रैक पे थे उस समय? अब आप उससे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज जज के पास अनब्रिडल्ड पावर है, यहां पर अनकंट्रोल्ड पावर है, वाइड पावर से जज के पास वो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है। ही में आस्क एनी क्वेश्चन, नंबर वन, एज ही प्लीजेस, जैसा उसको सही लगे वैसा प्रश्न कर सकता है, नंबर वन। इन एनी फॉर्म कर सकता है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है। एंड सेकंड, थर्ड पॉइंट है, एट एनी टाइम कर सकता है। अगेन यहां से क्वेश्चन आएगा कि ये जो क्वेश्चन है कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि किस स्टेज पे करोगे आप, whether it is pre-trial, during trial, at the last stage, whatever, there is no time bound in that case. This question can be asked at any time. तो in any form हुआ, at any time हुआ, any question he pleases हुआ, ठीक है। और किससे क्वेश्चन कर सकते हैं भाई? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीलिम्स का आपका। ऑफ एनी विटनेस और ऑफ द पार्टीज, ही कैन पुट क्वेश्चन टू एनी विटनेस। किसी भी गवाह से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, या किसी भी पार्टी से, यानी कि जो वाद के पक्षकार हैं, उस प्रोसीडिंग्स के जो पार्टीज हैं, उनसे भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो यू विल सी देयर इज नो लिमिटेशन ओवर दिस। यहां तक जितना पढ़ा है हम लोगों ने, उसमें आप देखेंगे जज के पास कोई लिमिटेशन नहीं है। इफ यू आर द जुडिशियल ऑफिसर, you can ask any question, you can ask the question in any form,
You can ask question at any time. You can ask question from any witness. You can also put question to any of the parties. एंड पर्पज क्या है? ये जो क्वेश्चनिंग की जो पावर मिली है आपको, इसका पर्पज क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव इन माइंड? ये रहा आपके सामने, इन ऑर्डर टू डिस्कवर और टू ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स। ये हुआ आपका पर्पज, और इसके लिए आपको ये मिल गई आपको पावर। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी विटनेस और पार्टीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, देखें अबाउट एनी फैक्ट रेलिवेंट और इररेलिवेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेम से क्वेश्चन यहां से मिलता है आपको। ये नेक्स्ट लेवल की बात चली गई। जो एडवोकेट्स हैं दे कैन आस्क क्वेश्चन विच आर रेलिवेंट टू द प्रोसीडिंग्स। देयर आर लिमिटेशंस अपॉन द एडवोकेट्स व्हाइल क्वेश्चनिंग, while cross examining, while examination, doing exams in chief or re-examination, they do have some limitations, but in case of judge, क्या जज कोई irrelevant क्वेश्चन भी कर सकता है? आंसर इज yes. The judge can ask even a relevant question. This is this. इसको पढ़ के देखिए, क्वेश्चन about any fact relevant or irrelevant. So the question need not to be confined to any relevant fact. The question may be with regard to any irrelevant fact. Irrelevant fact को भी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। If it is necessary to obtain the proof of the relevant facts, if it is necessary to discover the relevant facts, अगर इस ऑब्जेक्टिव के लिए जज को ऐसा लगता है कि इवन ए क्वेश्चन ऑन irrelevant fact भी पूछा जा सकता है, तो he can ask the question. तो प्लीज लेट मी नो, आपको इतनी बात समझ में आई ही नहीं? कम ऑन, हरी अप एवरीवन। जहां जहां से क्वेश्चन बनते थे मैंने बताया आपको कि व्हाट इज द पर्पज। यहां से फिल्म से क्वेश्चन बनता है इन ऑर्डर टू डिस्कवर द ट्रूथ, डिस्कवर और ऑब्टेन द प्रॉपर प्रूफ ऑफ द रेलेवेंट फैक्ट्स। यहां से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि एट इन एनी फॉर्म एट एनी टाइम टू द विटनेस और टू द पार्टीज, यहां से क्वेश्चन बनेगा। एनी क्वेश्चन ही प्लीजेस, यहां से क्वेश्चन बनेगा। एंड अगेन फैक्ट में भी रेलिवेंट और इररेलिवेंट, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक फ्रेज से क्वेश्चन बनते हैं, और वही मैंने कोशिश की है कि आपको अलग अलग दिखाया जाए सो दैट आपके माइंड में फिट हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, बात समझ में आई आप लोगों को? कम ऑन। सो दिस वन द फर्स्ट पावर, he may ask any question he pleases, and second what, he may order production of any document or thing. Second what, for the same purpose. तो पहली पावर क्या थी? फर्स्ट पावर वाज द पावर टू आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछने की शक्ति, और दूसरी शक्ति है टू ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग, किसी भी दस्तावेज या किसी भी वस्तु को। तो द फर्स्ट पावर वाज पुटिंग क्वेश्चंस, एंड सेकंड पावर इज व्हाट, सेकंड कंपोनेंट इज व्हाट, टू ऑर्डर प्रोडक्शन ऑफ टू थिंग्स। नंबर वन क्या है? डॉक्यूमेंट को मंगा सकते हैं, और नंबर नेक्स्ट है और थिंग, एनी डॉक्यूमेंट और एनी थिंग। देखिए बेयर एक्ट को आपको इसी तरीके से पढ़ना चाहिए, और जिस दिन आप लोगों ने ये पढ़ना सीख लिया उस दिन आप जज बन जाएंगे। और अब मेरी रिकमेंडेशन सुन लीजिए, सेक्शन 165 को आपको मेरे अनुसार, अगर मेरी बात माने आप, सुनते हैं आप तब, तो आपको इस सेक्शन को वर्बेटम रटना चाहिए, क्योंकि वो उसका मैंने जलवा दिखा दिया आपको। यहाँ पे एक एक फ्रेज से आपको क्वेश्चन मिलेगा प्रीलिम्स में, और इसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग से आप क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे मेंस में। तो मैं आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, इसको मेंस के लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आएगा क्वेश्चन मेंस में? क्या आएगा? डिस्कस द स्कोप ऑफ द जज पावर टू आस्क क्वेश्चंस और ऑर्डर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और थिंग। जज की जो शक्ति है कोई भी प्रश्न करने की या किसी वस्तु या दस्तावेज को मंगाने की, उसका स्कोप क्या होगा? तो यहां पर आप लिखेंगे कि दिस इज वाइड स्कोप, he can ask any question, he can order the production of any document or thing, to keeping in view the main objective to discover or to obtain the proper proof of relevant facts, he can ask any question। तो आपको ये बताना है कि जो पावर्स है वाइड पावर्स हैं, एनी क्वेश्चन, एनी फॉर्म, एनी टाइम, विटनेस, पार्टीज, रेलिवेंट फैक्ट, इररेलेवेंट फैक्ट। इससे ये इट शोज व्हाट, दिस पावर इज वेरी वेरी वाइड। गॉट इट? चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पर। अब जजेस हैं, मान लीजिए जिल्लेलाई आप हैं, मैं गरीब गुरबा हूं, मैं कोई पार्टी हूं, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं। अब उस क्वेश्चन को लग रहा है कि जज साहब ने अगर ये क्वेश्चन पूछा तो मैं अपना केस हार जाऊंगा। आई विल ऑब्जेक्ट, नो 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 जज साहब आप ऐसा नहीं पूछ सकते, प्लीज डोंट इंटरफेयर, यू आर सपोज टू बी इम्पार्शियल, नो नो यू कांट। तो वेदर पार्टीज कैन ऑब्जेक्ट to the questioning of the judge or not,
Answer is here. And neither the parties nor their agents shall be entitled to make any objection to any such question or order. ये लीजिए, बर्बाद जिंदगी means even the parties or their agents has no right to object. They cannot object to the putting any question. अब जैसा पूछ रहे हैं, देखो कितना जज यहां पर कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है अगर जज चाहे तब। सपोज करो विटनेस को बात, विटनेस कुछ इधर तक जा रहा है, जज कैन इंटरफेयर। अच्छा, तो तुम्हें ट्रेन के ट्रैक पर लेने का आइडिया कैसे आया? क्या इससे पहले भी कभी तुमने खेल खेला है ट्रेन पर, ट्रैक पे जाकर के? ये हमेशा प्लेग्राउंड में खेला था। तो जो जहां जहां कोर्ट को ऐसा लगता है, ये क्वेश्चन उस पिछली वाली कहानी से रिलेटेड थे, है ना? तो क्वेश्चन करके अगर ये क्वेश्चन करेगा जज और लगेगा अक्यूज को, अरे ये तो सच्चाई चल जाएगी पता इस तरीके से, अगर जज साहब इस तरीके से इंटरफेयर करेंगे फिर तो आई मे बी कन्विक्टेड, तो डेफिनेटली ही वुड लाइक टू ऑब्जेक्ट, नो जज सर प्लीज डोंट डू दिस। बट बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन एंड नीदर द पार्टीज नोर देयर एजेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू मेक एनी ऑब्जेक्शन टू एनी सच क्वेश्चन और द ऑर्डर। जो ऑर्डर कौन सा? प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स और प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्स। उस ऑर्डर पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं आप, उस क्वेश्चन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं आप। तो अगेन राइट डाउन पी फॉर प्रीलिम्स, यहां से भी क्वेश्चन आता है। और मेन सा क्वेश्चन मैं बता चुका आपको कि जज की पावर का स्कोप है ये कि भाई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते हैं आप, मैं कुछ भी मंगाऊं, कोई भी प्रश्न करूं, एंड यू कीप मम एज ए पार्टी और एजेंट देयर ऑफ। आगे जनाब, कम से कम आपने जो क्वेश्चन किया है, विटनेस ने जो आंसर किया है, उस पे तो कम से कम क्रॉस एग्जामिन करने दो हमें। तो डू आई हैव राइट टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस और नॉट? सपोज कीजिए जज साहब ने ए विटनेस से क्वेश्चन करा, क्वेश्चन किया, उसका आंसर आ गया, दैट आंसर मे गो अगेंस्ट सम पार्टी, तो वेदर दैट पार्टी इज एंटाइटल्ड टू क्रॉस एग्जामिन और नॉट, अदरवाइज शी मे लूज द केस। Answer is this: nor without the leave of the court to cross-examine any witness upon any answer given in reply to any such question. My God! Nor without the leave of the court. Leave का मतलब यहाँ पर है permission to cross-examine any witness upon any answer given in reply to any such question. Even the party has no right to cross-examine that witness. If the judge asks any question to any witness and the reply has been given, रिप्लाई भी दे दिया गया है, तो क्वेश्चन इज कि क्या उस पार्टी को, उस विटनेस को अब क्रॉस एग्जामिन करने का हक है या नहीं है। सपोज को विटनेस से कह दिया कि हाँ साहब मैंने देखा मारते हुए इसको, सपोज दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज, नाउ द विटनेस इज सेइंग हिमसेल्फ दैट ही हैज सीन, तो जाहिर बात है डिफेंस एडवोकेट को चांस मिलना चाहिए क्रॉस एग्जामिन करने का। सेक्शन 165 सेज कि विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, यानी कि विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट आपको क्रॉस एग्जामिन का भी राइट नहीं मिलेगा। यू डोंट हैव इवन राइट टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, हु विटनेस अप टू होम ए क्वेश्चन वाज आस्क्ड एंड हु हैज रिप्लाइड टू द सेम, जिसको कोई प्रश्न किया गया था और उसने उसका उत्तर दिया है, उस विटनेस का क्रॉस एग्जामिन करने के लिए भी कोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज द मेन बॉडी, जो मेन पार्ट है 165 का, मैंने समझाया आपको। अभी तक क्या है? नंबर 1, व्हाट इज द पर्पस? पर्पस इज टू डिस्कवर द रेलिवेंट फैक्ट्स, पर्पस इज टू ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स, ये हुआ पर्पस। ओके, ये पर्पस है। इसके लिए क्या कर सकता हूं मैं? आई मे आस्क एनी क्वेश्चन, नंबर 1। आई मे ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग, ये कर सकता हूं। ओके, क्वेश्चन कर सकता हूं। कैसा क्वेश्चन? एज यू प्लीज, जैसा तुम्हें सही लगे, इन एनी फॉर्म, एट एनी टाइम, टू द विटनेस और टू द पार्टीज, टू रिलेटिंग टू द फैक्ट्स रेलिवेंट और इररेलिवेंट, एंड द अपोजिट पार्टी कैन नॉट ऑब्जेक्ट टू सच क्वेश्चनिंग, अपोजिट पार्टी कैन नॉट ऑब्जेक्ट टू द ऑर्डर seeking production of thing or document, and even they don't have right to cross examine. Yes, they can cross examine, वो cross examine कर सकते हैं। कंडीशनल क्या है? विद द लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की लीव से, कोर्ट की परमिशन से क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, अदरवाइज दे कैन नॉट क्रॉस एग्जामिन दिस। अब मुझे बताइए यहां तक कितने लोग समझ में आया? अदरवाइज यू कैन पुट क्वेरी टू मी, देन आई विल सॉल्व दैट। दिस इज द क्वेश्चन, प्लीज रीड द क्वेश्चन। टू एन आंसर टू ए कोर्ट क्वेश्चन, sorry, this is a court question. The adverse party has a right to cross examine as a matter of right.
हैज ए राइट टू क्रॉस एग्जामिन ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, हैज नो राइट टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। अब मुझे बताइए व्हाट शुड बी द आंसर इन दिस केस। ये है क्वेश्चन आपके सामने, क्या क्वेश्चन है? कोर्ट क्वेश्चन है ये, द क्वेश्चन पुट बाय द कोर्ट। इन दैट केस कितना टेक्निकल क्वेश्चन आ सकता है कि जो एडवर्स पार्टी जिसके विरुद्ध जा रहा है ये, वेदर ही हैज ए राइट टू क्रॉस एग्जामिन एज ए मैटर ऑफ राइट और ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। दूसरी सिचुएशन, या उसको राइट है ही नहीं। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज बी, ही हैज राइट टू क्रॉस एग्जामिन बट ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अब आपको आई बिलीव कि अब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब आ जाइए प्रोवाइडेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए ये जो प्रोविजो है, जब हम सेक्शन 5 पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा सेक्शन 5 एविडेंस एक्ट का, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 5 पढ़ते हैं, तब इसकी जरूरत, तब मैं पढ़ाता हूं इसको साथ हमेशा, इस प्रोविजो को, इसको समझ लीजिए। अब कहानी बढ़ गई आगे। प्रोवाइडेड दैट द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स declared by this act to be relevant and duly proved। facts कैसे? relevant and duly proved। judgment must be based upon these facts। मैं समझाता हूं कि यहां पर ये जो जितनी कसरत की जा रही है, जज साहब इतना परेशान हुए जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये मंगाओ वो मंगाओ, मैं देखूंगा, फाइल पलटूंगा, दिस दैट। जो जज साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उनको देना है जजमेंट। लास्ट में तो उन्हीं की ड्यूटी है ना जजमेंट, ही विल हैव टू डिलीवर जजमेंट। एंड द लाइन इज दिस, द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड, जजमेंट आधारित होना चाहिए अपॉन फैक्ट्स, तथ्यों पर। कौन से तथ्यों पर जजमेंट आधारित होना चाहिए? विच आर डिक्लेयर्ड हियर बाई टू बी रेलिवेंट, जो इस एक्ट में रेलिवेंट फैक्ट्स घोषित किए गए हैं। सेक्शन 5 से लेकर के जो 55 सेक्शन 55 तक का चैप्टर है आपका रेलिवेंसी वाला, वहां पर जो फैक्ट्स रेलिवेंट घोषित किए गए हैं उन पर बेस्ड होगा। एंड सेकेंडली ड्यूली प्रूव्ड, तो रेलिवेंट फैक्ट्स ड्यूली प्रूव्ड पर आपका जजमेंट बेस्ड होगा। तो अब जरा सोच के देखो, मान लीजिए ये मिस्टर दीपक यादव है, ही इज ए जज, और इनका एक दोस्त है, इनकी एक दोस्त है, उनका नाम है शिवानी। अब ये दोनों ही जज हैं। अब दीपक यादव बैठे हैं कि जजमेंट करना है, मैडम कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा, जजमेंट लिखना क्या है, अरे करना क्या है, गो टू द रेलिवेंट फैक्ट्स, गो टू द रेलिवेंट फैक्ट्स। ओके रेलिवेंट फैक्ट्स, मैडम रेलिवेंट फैक्ट कहां से पता चलेगा? अरे सेक्शन 5 से लेके 55 तक यू कैन डिटरमाइन व्हाट फैक्ट्स आर रेलिवेंट फैक्ट्स। ओके ठीक है, एंड दोज फैक्ट्स शुड बी रेलिवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड। उनको देख करके जजमेंट डिलीवर कर दो। अब इसको समझ में आएगा कि यस आई नीड टू डिस्कवर व्हाट, आई नीड टू डिस्कवर व्हाट। देखो लाइन को पहले पढ़ो ये, क्योंकि मुझे जजमेंट देना है, देयरफॉर आई नीड टू डिस्कवर रेलिवेंट फैक्ट्स, आई नीड टू ऑब्टेन द प्रूफ ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स। है ना? तो अब इस पर्पज के लिए, क्योंकि जजमेंट के लिए बहुत जरूरी है ये, जजमेंट विल बी बेस्ड ऑन दीज, देयरफॉर यू हैव बीन गिवन दीज टू पावर्स, पुटिंग एनी क्वेश्चन, कोर्ट क्वेश्चन कहते हैं, और यू कैन ऑर्डर एनी डॉक्यूमेंट और एनीथिंग इन दैट केस। समझ में आई बात आपको? तो पर्पज क्या है, कौन कौन सी पावर्स हैं, ये आपको बता दी गई हैं। ठीक, अब इसी के लिए आप एक दो केस लॉज को मैं समझा देता हूं कि जो इसी पॉइंट पर हैं वो क्या कहते हैं, वो भी देख लीजिए। नोट्स आपको अटैच करके दे दिए गए हैं। नूर बख्श काजी का केस है, जो मैंने समझा दिया बात वही है। नूर बख्श काजी का केस है, नूर बख्श काजी वर्सेस द एम्प्रेस। इसमें सिद्धांत समझा है, प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 165। इन इंडिया इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, ये बहुत आवश्यक है भारत में, क्या दैट जज शुड नॉट ओनली हियर व्हाट इज पुट बिफोर हिम बाय अदर्स, बट दैट ही शुड ascertain by his own inquiries how the facts actually stand। इन्होंने कहा कि जज के लिए ये बहुत जरूरी है कि नॉट ओनली ही शुड हियर व्हाट इज पुट बिफोर हिम बाय अदर्स, उसे वो तो सुनना ही चाहिए जो उसके सामने रखा जा रहा है। ही शुड हियर द आर्ग्यूमेंट्स, he should analyze the documents produced, but at the same time उसको ये भी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, he should take his own initiative, he should take his own inquiries to see where the facts actually stand, कि वास्तव में तथ्य है क्या। तो उसको एसरटेन करने के लिए, सच्चाई जानने के लिए उसको खुद भी इंक्वायरी करनी चाहिए। और इंक्वायरी कैसे करेगा? बाय पुटिंग क्वेश्चंस और आस्किंग प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और एनीथिंग।
तो ये कौन से केस में कही गई बताओ, कौन कौन से बख्श है ये? नूर बख्श, ठीक है, नूर को याद रखना, नूर बख्श काजी, ये हुआ। और तो सब माया है। एक कृष्णा अय्यर वर्सेस बाम रिशाना अय्यर, ये केस है। इसमें ये सारे नाम लिखने की जरूरत नहीं, नाम आपको केस में देख रखे हैं, इसमें भी कुछ बातें कही है। देखिए इन्होंने कहा कि ये जो हमें पावर दी गई है इररेलेवेंट, यहां पर ये बात समझाए कि बात हुई कि भाई व्हाई द पावर हैज बीन गिवन टू आस्क इवन इररेलेवेंट फैक्ट्स, इररेलेवेंट फैक्ट्स पर क्वेश्चन करने की पावर क्यों दी गई है? ओके, इट इज जस्ट टू ऑब्टेन इंडिकेटिव एविडेंस, को यहां पे मार्क कर लीजिए, पी फॉर प्लस लिख लीजिए, इंडिकेटिव एविडेंस, कि कई बार जज कुछ घुमा फिरा करके पूछना चाहे जो कि प्राइम फेसाई आपको लगता है कि सब इररेलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन वहीं से क्वेश्चन आ जाए, उसका जो रेलिवेंट फैक्ट्स वहां से निकल कर आ जाते हैं, which might lead to the discovery of relevant evidence. To discover something relevant, judge has been given to ask even the irrelevant facts questions. समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए वासु भाई साहब पर चल रहा है मर्डर का केस, वासु भाई साहब पर चल रहा है मर्डर का केस, है ना, और जज साहब का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वासु फिल्म देखते हो नहीं देखते हो? इररेलेवेंट क्वेश्चन है, क्या मतलब जज साहब? लेकिन जज साहब के पास माइंड में चल रहा है कि इसके माइंड सेट को रीड करने की कोशिश करता हूँ, अच्छा फिल्म देखता हूँ, कौन कौन सा एक्टर पसंद था तुम्हें? इसको पता चला कि धीरे धीरे वो कहीं और लेकर चले गए इसको, ताकि एक इसका माइंड सेट आए सामने। मैं आपको केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जज को जो इररेलेवेंट फैक्ट्स के क्वेश्चन करने की पावर दी गई है, दैट इज टू ऑब्टेन इंडिकेटिव एविडेंस, टर्म को याद रखना, इंडिकेटिव, जिससे इंडिकेशन मिल जाए किसका? रेलिवेंट फैक्ट्स का, रेलिवेंट फैक्ट्स की ही आपको डिस्कवर करना है कि कौन कौन से रेलिवेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर। ये तो ये कौन सा केस था? ये था आपका कृष्णा अय्यर का केस था ये। प्लीज राइट डाउन यस, वाई फॉर यस। आपको समझ में आया नहीं आया बताइए मुझे, पता चला मैं पढ़ाता चला जाऊंगा। कुछ केस लॉज और भी हैं जिनके नाम मैंने नोट्स में दिए हैं आपको। द पावर ऑफ द कोर्ट अंडर द सेक्शन केम फॉर कंसिडरेशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट इन रामचंद्र केस, रामचंद्र केस वर्सेस हरियाणा, हिमांशु सिंह का केस है। इनमें क्या कहा गया वो बात समझने की, केस लॉ के नेम आपको नोट्स में दे रखे हैं। द प्रिजाइडिंग जज मस्ट नॉट बी ए मियर स्पेक्टेटर और रिकॉर्डिंग मशीन, पी फॉर प्लेम्स, ही शुड नॉट बी ए मियर स्पेक्टेटर और रिकॉर्डिंग मशीन। समझे? जो प्रिजाइडिंग जज है वो केवल मूक दर्शक ना बना रहे कि वहां चल रहा है मैच दो वकीलों के बीच में और आप बैठे हैं कि ठीक है भैया जैसे करते करते रहने दीजिए, आई विल डिसाइड लेटर ऑन। नो, यू आर नॉट सपोज टू बी ए मियर स्पेक्टेटर, मतलब मात्र मूक दर्शक, मात्र दर्शक बन के नहीं रहना है आपने। और यू आर नॉट सपोज टू बी रिकॉर्डिंग मशीन, देखो लाइन ये, रिकॉर्डिंग मशीन, रिकॉर्डिंग मशीन। प्रिजाइडिंग जज मस्ट नॉट बी ए रिकॉर्डिंग मशीन, मियर रिकॉर्डिंग मशीन नहीं होना चाहिए। अच्छा वकील साहब क्या बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, हाँ आगे वकील साहब क्या लिखवाना है? ओके ठीक, और कुछ वकील साहब? हो गया, थैंक यू। ये क्या है? रिकॉर्डिंग मशीन। मियर रिकॉर्डिंग मशीन आपको नहीं बनना है। यू शुड प्ले एक्टिव रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द रेलिवेंट फैक्ट एंड द प्रॉपर प्रूफ देयर ऑफ। बोलो हाँ या ना, बोलिए। तो देखिए एक पावर आपको मिलती है सीआरपीसी में सेक्शन 311 में, 311 में, वहां पर क्या पावर मिली हुई है? कोर्ट विटनेस, कोर्ट किसी भी विटनेस को कॉल कर सकती है, और यहां पर पावर मिली है क्वेश्चन करने की, आपको क्वेश्चन कर सकते हैं यहां पर आप ये। तो 311 की पावर मिल गई आपको, आपने कोर्ट को विटनेस को बुला लिया। आप समझ रहे हैं? सेक्शन 311 सीआरपीसी अगर आपने कभी पढ़ा हो किसी जमाने में, नहीं तो पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या पावर दी गई? कोर्ट जब चाहे किसी व्यक्ति को एज ए विटनेस बुला सकती है। अब जनाब अली मान लीजिए डॉली मेहता को विटनेस के रूप में बुला लिया गया इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर सेक्शन 311 सीआरपीसी। अब डॉली मेहता आ गई, हाँ जी बताइए, अब आ गई, कोई पावर दी ना गई हो तो दैट होल एक्सरसाइज विल गो इन वेन। आपने विटनेस को बुला लिया लेकिन अगर आप कुछ कर नहीं सकते, फाइन। सो सेक्शन 311 में मैं वही रिपीट कर रहा था, दोबारा समझाया था आपको। सेक्शन 311 सीआरपीसी, सेक्शन 311 सीआरपीसी says that court is empowered to call any witness at any stage,
सेक्शन 311 सीआरपीसी के अंतर्गत कोई भी कोर्ट किसी भी विटनेस को किसी भी स्टेज पे बुला सकती है। अब कोर्ट को तो विटनेस को बुला लिया गया, सपोज डॉली मेहता मैडम को बुला लिया जाए विटनेस, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? उनसे क्वेश्चन करने की पावर दी गई है आपको सेक्शन 165 एविडेंस एक्ट में। 165 एविडेंस एक्ट इन दैट केस कॉम्प्लीमेंट सेक्शन 311। अदरवाइज विटनेस को तो बुला लिया गया, उससे पूछने की पावर ना हो तो बेकार हो जाएगा वो भी, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए एक दूसरे के। ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? एंड यू कैन गेट द क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स कि वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, क्या निम्नलिखित स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, क्या कि पावर अंडर सेक्शन 165 इज कॉम्प्लीमेंट्री टू पावर अंडर सेक्शन 311 सीआरपीसी। और भाई यहां से भी अगर 5 नंबर का क्वेश्चन बना दिया उन्होंने मेंस में, डिस्कस पावर अंडर सेक्शन 165 एविडेंस एक्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू सेक्शन पावर अंडर सेक्शन 311 सीआरपीसी, डिस्कस, एग्जामिन। बोलो हाँ, कर लोगे नहीं कर लोगे? अब बात समझ में आ गई कि 311 में क्या पावर है, 165 में क्या पावर है, और वो कैसे एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। पावर अंडर द सेक्शन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू पावर अंडर सेक्शन 131 तो 165 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत जो पावर है वो सेक्शन 311 सीआरपीसी के कॉम्प्लीमेंट्री है। ये बात समझ में आ गई आपको? उसी तरीके से जज साहब ने, चिन्नप्पा रेड्डी साहब, उन्होंने कैसे समझाया है, वही बात है, वही लाइन है। द प्रेजाइडिंग जज मस्ट सीज टू बी ए मेयर स्पेक्टेटर एंड मेयर रिकॉर्डिंग मशीन, सेम लाइन है, कहीं कोई कुछ नहीं है। ही मस्ट बिकम ए पार्टिसिपेंट इन द ट्रायल evincing intelligent and active interest by putting questions to the witnesses in order to ascertain the truth। अलग अलग केसेस में अलग अलग जज साहब ने बात वही कही है कि he must become the participant in the trial, बस उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए जज को, तो ये सेंस वही है। तो मैंने आपको रिटन में दे दिया है कुछ सभी का, किस किस में छोटी छोटी बातें कही गई हैं, जो बात है वही जो मैंने आपको समझाया है। काम की बात जो रह गई है वो मैं समझाया था आपको। The right is so wide that he may ask any question, pleases any form, any time, वो सब समझाया मैंने। वाइड पावर केस लॉज में वही बात कही गई है, बस एक लाइन है, ये है वर्ड ऑफ कॉजन, चेतावनी देनी है। क्या देनी है आपको? मेंस में लिख देना। It must of course not assume the role of a prosecutor in putting questions। ये जो लाइन है, he must not assume the role of prosecutor, जज साहब कहीं प्रोसिक्यूटर के अवतार में ना आ जाए। अच्छा ये बताओ, मतलब आस्किंग क्वेश्चन इन सच ए वे दैट द एक्यूज बी कन्विक्टेड, एज यू आर ए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, एज यू आर ए प्रोसिक्यूटर। तो ये वर्ड ऑफ कॉजन है कि जज को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसको जो क्वेश्चन करने हैं वो एज ए जज करने हैं। पर्पज इज टू डिस्कवर द ट्रुथ, the purpose is to discover the relevant facts, purpose is to obtain proper proof of relevant facts, purpose is not to become the party itself। तो देखो ये जो रोल हुआ जज का, ये बहुत डेलिकेट हो गया आपके लिए। अब ये आपको पार्टिसिपेट तो करना है, बट नन ऑफ द पार्टी शुड फील दैट यू आर टेकिंग साइड ऑफ एनीवन, ऐसा नहीं होना चाहिए। फंक्शंस ऑफ द काउंसिल शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय द जज, जज को वकीलों के फंक्शंस नहीं लेने चाहिए। आपको सिर्फ इतना करना है, जहां पर कंफ्यूजन है, जहां पर कुछ लग रहा है कि यू शुड, देयर इज ए नेसेसिटी ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, ओनली देन यू शुड आस्क, यू शुड एक्सरसाइज द पावर्स अंडर दिस सेक्शन। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन विद केस लॉज यहां तक के लिए। बोलिए हाँ है ना, कर लेंगे आप लोग। अब इससे नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। देखिए हालांकि मेरी क्लास थी वहां तक, लेकिन मैं खींचता हूं उसको आगे पर। भाई तुम लोगों को समझ में तो नहीं आ रहा ना? अब आ जाइए आप लिमिटेशंस पर। दिस इज व्हाट द लिमिटेशंस, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑन सच पावर्स, इन शक्तियों पर क्या कोई लिमिटेशन भी है या नहीं है, इस पर आ जाइए। तो ये आएगा सेकंड प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 165। क्या कहता है कि ऐसा नहीं जज कुछ भी पूछेगा। देखो क्या था पहले, एनी क्वेश्चन, ये आया एनी क्वेश्चन, और अब आया सेकंड प्रोविजो कुछ लिमिटेशंस। अभी तक हाथ कहां पर है? यहां तक है, तो आपको लगा इतना बड़ा राइट। अब हम लगाएंगे नो, इतना नहीं, इतना सही राइट है। और ये क्या है? सेकंड प्रोविजो। सेकंड प्रोविजो curtails दिस राइट, सेकंड प्रोविजो पुट्स सम लिमिटेशंस। और लिमिटेशंस क्या है? ये रही आपके सामने। ऐसा समझते हैं? मैं आपको स्टोरी समझाता हूँ इसकी क्या है, वहीं से मैंने आइडिया लिया है। अमिताभ बच्चन साहब जो है किसी
फिल्म का नाम नहीं पता, उसमें वो विटनेस बन के जाते थे, गवाह। वकील को गवाह नहीं मिल रहा, 200 रुपये दो, गवाह बन के आ गए, सही है। तो उसमें जज जो अमिताभ बच्चन है गवाह बन के आया केस के, हाँ भी हाँ, तुम चंदू को जानते हो? कह रहे हाँ जानता हूँ अमिताभ बच्चन, मैंने देखा है चंदू को। जज ने कहा अच्छा पक्का देखा है आपने? कह रहे हाँ सर मैंने देखा है। अच्छा हाइट कितनी है? होगी इतनी होगी। जज तुम जानते हो चंदू किसका नाम है? चंदू एक मुर्गा है। कि सर मैंने अभी दूसरा हाथ लगाया कहाँ है? तो ये हो गया जस्टिफाई। तो यहां से है, ये है एनी क्वेश्चन वाइडेस्ट पावर, और ये है सेकंड प्रोविजो। तो करेक्ट पोजीशन आपको अब मिलेगी जाकर के, विद लिमिटेशंस, वाइडेस्ट पावर विद लिमिटेशंस। ठीक, क्या है वाइडेस्ट पावर विद लिमिटेशंस, कि वो क्या क्या नहीं कर सकते हैं वो देख लीजिए आप। ये दिस सेक्शन देखिए, पहले इन सेक्शंस में गौर फरमाइए। सेक्शंस 121 टू 131, सेक्शंस 121 टू 131 इंडियन एविडेंस एक्ट, ये यहां पर बात करते हैं कुछ प्रिविलेज्ड पोजीशंस की, वेयर ए विटनेस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू गिव आंसर, सर्टेन आंसर्स, जैसे द कम्युनिकेशन बिटवीन husband and wife, official communications, privileged communication between an advocate and his client, जो हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो ये उसकी बात करते हैं, सेक्शन 121 से लेकर के 131 की जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस हैं, क्या ऐसे भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल वाइफ को बुला लिया जाए विटनेस, हस्बैंड के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, मैडम ये बताइए आपके हस्बैंड ने आपसे क्या कहा था? जनाब हाउ कैन यू पुट ए क्वेश्चन? नो नो, आई कैन पुट एनी क्वेश्चन, you read 165, I can put any question. पर जज साहब section, this is the personal communication between husband and wife, you are not supposed to ask this question, this is a privileged communication. अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि आपके ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस है, go and read this second proviso to 165. अब पढ़ लेते हैं जज साहब, फिर क्या पढ़ेंगे? This section shall not authorize any judge, this section shall not authorize any judge, authorize नहीं करेगा किसको? to compel any witness, किसी भी गवाह को बाध्य करने के लिए, क्या? to answer any question or produce any document, कुछ ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए या किसी दस्तावेज को प्रोड्यूस करने के लिए, which such witness would be entitled to refuse to answer or produce under 121 to 131 both inclusive। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, ऐसे दस्तावेजों को प्रोड्यूस करने के लिए जज कंपेल नहीं कर सकता है किसी विटनेस को। कैसे क्वेश्चन, कैसे दस्तावेज, जिनको वो 121 से 131 सेक्शंस के अंतर्गत विपक्षी पार्टी को भी मना कर सकता था, यानी कि डॉक्यूमेंट्स और क्वेश्चंस प्रोहिबिटेड फ्रॉम सेक्शन 121 टू 131 कैन नॉट बी पुट इवन बाय द जज, उन प्रश्नों को जज भी नहीं कर सकता है, और यही लिमिटेशन है इसकी। समझे नहीं? हाँ ना बताइए। अगर एडवर्स पार्टी ने क्वेश्चन पूछा होता तो विटनेस को ये राइट होता, वो कहता कि नो नो आई एम क्लेमिंग माय प्रिविलेज, सेम प्रिविलेज कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द विटनेस इवन द अगेंस्ट जज। सो जज हैज लिमिटेशन टू द एक्सटेंट दैट जज विल हैव टू द रिस्पेक्ट प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस, प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट्स एज पर सेक्शन 121 टू 131। बोलो हाँ या ना। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे फिर। तो ये हुई पहली लिमिटेशन। सेकंड क्या है? नोर द जज, नोर शैल द जज आस्क एनी क्वेश्चन विच इट वुड बी इम्प्रॉपर फॉर एनी अदर पर्सन टू आस्क अंडर सेक्शन 148 और 149। ये बात, ये है सेकंड लिमिटेशन, कि सेक्शन 148 और सेक्शन 149 में जिन क्वेश्चन को इम्प्रॉपर माना जाता है, तो improper question cannot be asked by the any party and the same limitation is applicable even upon the judge। जज के ऊपर भी यही लिमिटेशन काम करेगी। तो सेक्शन 148, सेक्शन 149 में कुछ क्वेश्चंस को इम्प्रॉपर माना गया जिनको पढ़ चुके हैं। इम्प्रॉपर क्वेश्चंस अंडर सेक्शन 148 और 149 कैन नॉट बी आस्क्ड इवन बाय ए जज। ठीक है, ये हुई सेकंड लिमिटेशन। एंड नाउ कम टू थर्ड लिमिटेशन। Nor shall he dispense with primary evidence of any document except in the cases herein before accepted। ये क्या बला है? ये भी ये बला है। ये क्या है? ये है थर्ड लिमिटेशन, कि उसमें था ना यू कैन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट। आपसे कहा कि साहब अपनी वसीयत को
प्रोड्यूस कीजिए, आपके फेवर में जो गिफ्ट डीड हुई है उसको प्रोड्यूस कीजिए, ठीक है। यू कैन ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, बट आपको जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेटेड रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। प्राइमरी एविडेंस पर ही फोकस करना पड़ेगा। आप प्राइमरी एविडेंस की जगह सेकेंडरी एविडेंस को नहीं कह देंगे। यू कैन नॉट डिस्पेंस विद द प्राइमरी एविडेंस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, कि कोई बात नहीं ओरिजिनल नहीं, आप डुप्लीकेट ले आइए, यू कैन नॉट सी। You will have to follow the rules under section 65 एविडेंस है। 65 में जिन जिन कंडीशंस में सेकेंडरी एविडेंस दिए जा सकते हैं उन्हीं कंडीशन में आप सेकेंडरी एविडेंस अलाउ करेंगे, अदरवाइज ए जज शैल नॉट डिस्पेंस विद द प्राइमरी एविडेंस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। तो ये है थर्ड लिमिटेशन। सो ए जज हैज वेरी वाइड पावर बट देयर आर 3 limitations. Judge can exercise this power to discover the relevant fact, to discover the proper proof of relevant facts. ये है पूरा का पूरा सेक्शन 165। बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो देखो 1 घंटा लग गया इसको भी, है ना, 165 को पूरा कवर करने के लिए अच्छे तरीके से। तो आप लोगों को समझ में आए, कम ऑन। और इसी का भैया है नेक्स्ट 166। कुछ नहीं है सेक्शन 166 में, खास बात कुछ है नहीं, बस ये है सेक्शन 166 पावर ऑफ द जूरी और एसेसर्स टू पुट क्वेश्चंस। सेम पावर जो यहां पर जज को दी गई है। जब ये जूरी सिस्टम होता था, देखा होगा ना आप लोगों ने, फिल्म में देखा होगा, बैठे हैं बाल बूल लगा करके, नकली बाल बूढ़े बन करके, जज की जूरी है पूरी की पूरी, वो सेम पावर वाज गिवन टू द जूरी अंडर सेक्शन 166। अब क्योंकि ये सिस्टम है ही नहीं, दिस सिस्टम इज नो मोर इन इंडिया, तो ये हमारे ये दिस इज यूज दिस प्रोविजन फॉर अस। तो 166 and 166 is for jury, 165 is for a judge, but 166 is no more in active practice, therefore not of any use। लेकिन हेडिंग के लिए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन जानने के लिए आपको ये आना चाहिए बस ये। तो दिस इज 165 and 166 from my side, and tomorrow I will take up this question 167। इसमें थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम चाहिए। आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। किसी कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, मुझसे पूछिए, कम ऑन। सो बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। सो दोस्तों, कैसी लगी क्लास आपको? और आपको अगर हमारे प्रयास अच्छे लग रहे होंगे, आपको लगता हो कि मैंने आपको दिल से पढ़ाने की कोशिश की है, मेरा एक ही मिशन है, अब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो पैसे की वजह से अच्छी एजुकेशन से वंचित रह जाए। यू शुड गेट द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, जितना पॉसिबल है, संभव है। लेकिन इसी के साथ साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको चाहिए होते हैं टेस्ट सीरीज चाहिए होती है, आपको प्रैक्टिस पेपर चाहिए होते हैं, आपको मटेरियल चाहिए होता है। वो सारा मटेरियल मैंने आप लोगों की सेवा में हमारी वेबसाइट पर डाल दिया है। और उसी के अतिरिक्त हमारा एक ऐप है, विधि जुडिशियल एकेडमी का ही ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको वो एज लाइक बुक्स, छोटे छोटे कोर्सेज आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपकी तैयारी को धार देंगे, आपकी तैयारी को और अच्छा कराएंगे, बेटर कराएंगे, और विदाउट पुटिंग मच बर्डन अपॉन योर पॉकेट। तो vidhijudical.com की वेबसाइट और विधि जुडिशियल एकेडमी का ऐप आप जरूर एक्सप्लोर करें, और इस चैनल पर भी जो अलग अलग प्लेलिस्ट है उसको जरूर देख लें। मेरी भी प्लेलिस्ट है और फैकल्टीज की भी यहाँ पर डाली गई है, और धीरे धीरे उन सभी सब्जेक्ट पर मेरे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।